अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को झाड़ें पड़ गई हैं और झाड़ें पड़ी हैं उनको एक सिफारिश करने पर। वो किससे झाड़ें पड़ी हैं, किसकी सिफारिश कर रहे थे, ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है। ये आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल धमकियाँ लगा रहे हैं और इदारों को धमकियाँ लगा रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। ये क्या स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कल सुबह यानी कि पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई और अहम तरीन रिट पटिशन दायर करने जा रही है, एक फौरी रिलीफ हासिल करने के लिए। ये क्या स्टोरी है, ये आपकी खिदमत में शेयर करेंगे। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। दिलचस्प स्टोरी ये है कि बाबर वान साहब जो कि इमरान खान साहब के आजकल काफ़ी करीब हैं, उनके छोटे भाई वो भी वकील हैं, फ़ारूक वान एडवोकेट, उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा कबूल करके चार्ज लेकर उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। मेरी उनसे बात हुई है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अमूमन इतवार के रोज़ हमारा प्रोग्राम होता है एजाज़ सैयद साहब के साथ, वो हमारे मेहमान होते हैं। हफ्तावार हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान अफेयर्स, लेकिन आज वो प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो सका। इंशाल्लाह वो कल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि एजाज़ सैयद साहब मुल्क में चूँकि सैलाबी सूरत हाल है तो वो कवरेज के लिए चित्राल गए हुए हैं। अब वो चित्राल से आज रात की वक्त वापस पहुँच जाएंगे और कल इंशाल्लाह वो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपनी खबरों की तरफ चलते हैं जी। बाबर वान साहब आजकल इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ हैं, उनके मुकदमे भी लड़ रहे हैं, फौजदारी मुकदमे भी लड़ रहे हैं, उनको आइनी मशवरे भी दे रहे हैं। और इमरान खान साहब जब तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ पेश हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अहकामात आ चुके थे कि उस पर अमल किया जाए और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर सारी कार्रवाई की जाए, तो उस वक्त भी जो इमरान खान साहब के जो आखिरी 2-4 करीब तरीन लोग थे उनमें बाबर वान शामिल थे और अभी भी उनके करीब तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो इसलिए अमूमन हम बाबर वान साहब के हवाले से कोई अगर ख़बर देखते हैं तो वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पर एक अहम तरीन वाक़या ये हुआ कि आज जो है फ़ारूक वान साहब ने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब उनको तैनात किया गया था और उन्होंने वो जो ओहदा है उससे फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि फ़ारूक वान साहब जो हैं वो इतना अहम ओहदा उनको मिले और उन्होंने उससे रिज़ाइन कर दिया, जबकि उनके बड़े भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। नाज़रीन, फ़ारूक वान साहब के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ारूक वान साहब ना सिर्फ ख़ुद बहुत सीनियर वकील हैं, बाबर वान साहब के भाई तो वो हैं ही हैं, ख़ुद भी बड़े काबिल वकील हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनका बड़ा मोतरफ़ हूँ। और वो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बाबर वान साहब भी पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तो उस वक़्त जब बाबर वान साहब ने वज़ारत छोड़ी थी किसी वजह से, तो फ़ारूक वान साहब जो है वो मशीर कानून रहे थे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के, यानी कि उनका जो ओहदा था वज़ीर ममलिकत के बराबर था। तो वो वज़ीर ममलिकत के बराबर ओहदे पर ऑलरेडी सर्व कर चुके हुए हैं। और अब जो है वो जब एडिशनल एडवोकेट जनरल के ओहदे से उन्होंने रिज़ाइन किया, तो फिर हमारे जहन में भी टलियाँ वलियाँ खड़ गई कि भाई फ़ारूक वान साहब को क्या हो गया, उनके भाई साहब तो बड़े क्लोज़ हैं और पंजाब में एडिशनल एडवोकेट जनरल का ओहदा मिला और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये चक्कर क्या है? तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया फ़ारूक वान साहब से और मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब मेरे ज़हन में 2-3 चीज़ें, आप उनमें से कोई एक की बता दें हमें कि उनमें से कौन सी बात ठीक है। उन्होंने कहा जी पूछो। मैंने उनसे पूछा कि जी मेरे ज़हन में तो उसकी 2-3 वजूहत आती हैं और कोई किसी भी शख्स के ज़हन में आ सकती हैं। एक वजह तो ये आ सकती है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपको कोई ख़तरे में नज़र आ रही है और इस वजह से आपने इस्तीफ़ा दे दिया एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे से कि यार मैं 4 दिन का ओहदा लेके क्या फ़ायदा। और दूसरी जो है वो बात ये ज़हन में आती है कि शायद आप इस ओहदे को अपने शायान निशान नहीं समझते, क्योंकि आपने वज़ीर ममलिकत के ओहदे पर सर्व किया हुआ। तीसरी बात ये कि आपके पीटीआई से कोई इख्तलाफात हैं या बाबर वान साहब के पीटीआई से कोई इख्तलाफात हैं। तो जो फ़ारूक वान साहब हैं उन्होंने मुझे इन तीनों चीज़ों के हवाले से अपना मौक़िफ़ बता दिया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आगे से फिर हिसाब लगाना आपको अपना काम है कि जो फ़ारूक साहब बात कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। फ़ारूक वान साहब ने मुझे ये बताया कि जी सबसे पहले ओहदे की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को मैं अपने, ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने शायान निशान नहीं समझता। अगर मैं उसको शायान निशान ना समझता तो मैं जॉइनिंग ना देता, और जॉइनिंग कहते हैं मैंने दी।
और मेरी तैनाती लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में की गई थी और वहाँ पर आकर मैंने चार्ज भी लिया और उन्होंने कहा कि 10 करोड़ अवाम का सूबा है और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे शायान शान वाला मामला नहीं है, किसी भी वकील के लिए ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि उसको एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया जाए। तो उनका क्या ऐसी बात नहीं है कि मैंने इस अहदे से इस वजह से रिज़ाइन दिया कि मैं उस अहदे को अपने काबिल नहीं समझता। उनका जी ऐसी बात भी कोई नहीं है। फिर मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि जनाब क्या आपको ऐसा कोई ख़तरा है कि ये हुकूमत जो है पंजाब की ये अब मज़ीद चलने वाली नहीं है? और आपने कहा कि 4 दिनों की चांदनी का क्या फ़ायदा, बेहतर है रिज़ाइन कर दें। तो इसकी भी उन्होंने तरदीद की और जो उन्होंने बात की है वो अपनी तय ये मुमकिन है कि वो दुरुस्त उन्होंने बात की हो। और ये भी हो सकता है कि सियासतदान फिर असली बात तो नहीं बताते। लेकिन फ़ारूक अमान साहब ने मुझे ये बताया कि जी पंजाब की हुकूमत के जाने का कोई ऐसा ख़दशा मौजूद नहीं है, बल्कि उनके ख़्याल में तो अब आइंदा बल्कि 5 क्या 10 क्या 15 साल भी पीटीआई की हुकूमत रहेगी। तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई वजह नहीं है कि मैंने जो है वो उस वजह से ओहदा छोड़ा हो। अलबत्ता उनका ये कहना है कि जिसकी वजह यही है कि मेरी ज़ाती मसरूफियात इस किस्म की हैं, जो उनकी ज़ाती प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अफेक्ट हो सकती थी जिसकी वजह से उन्होंने ये ओहदा छोड़ा है। फ़ारूक खान साहब ने यानी कि जो 2 हमारे ख़्यालात थे उनकी दोनों की तरदीद की और अपनी जो बात थी वो आपके जो उन्होंने की वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। आगे से आप खुद हिसाब लगा लें। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज एक बहुत अहम वाक़या हुआ और अहम वाक़या ये था कि 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब का जो खिताब है सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से उन्होंने एक खिताब किया और वो खिताब जो है एक तवील अरसे के बाद जो कौमी मीडिया है उसके ऊपर वो नशर किया गया। और नवाज़ शरीफ साहब इससे पहले जितनी भी तकरीर वगैरह करते थे वो सोशल मीडिया के ज़रिए नशर की जाती थी। नेशनल मीडिया पर उनके आने की पाबंदी थी। पिछले दौर हुकूमत में वो अभी तक किसी न किसी सूरत में वो पाबंदी चल रही थी, लेकिन आज जो है वो कसम तोड़ दी गई और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बराह रास्त उन्होंने कौमी मीडिया पर आकर अवाम के साथ खिताब किया। अब हम बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जनाब एक बहुत अहम जो है वो रिट पटिशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुबह फ़ाइल करने जा रही है। अभी उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो रिट पटिशन भी कुछ इसी हवाले से है जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब की है। वो रिट पटिशन इस हवाले से है कि जी इमरान खान साहब जो है वो अब आके सैलाब ज़दगान के हवाले से एक मैराथन ट्रांसमिशन करना चाहते हैं टीवी चैनल्स पर। और वो ये चाहते हैं कि वो 3 साढ़े 3 घंटे की ट्रांसमिशन है जिसमें वो बराह रास्त बात कर रहे हों, वो नेशनल मीडिया पर चलनी चाहिए। और चूँकि जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है पैमरा, उसने इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसको बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर रखी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो माजी की तकरीरें हैं उसमें उन्होंने वो ज़रा एहतियात का दामन छोड़ दिया करते और बराह रास्त पाकिस्तान के इदारों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसके बाद ये पाबंदी आयद करनी पड़ी। ये याद रहे कि इमरान खान साहब के को टीवी पर दिखाने पर या उनकी तकरीर चलाने पर पाबंदी नहीं है, सिर्फ बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी है, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो कि ये जवाज़ ना मिल सके जी वो चूँकि बराह रास्त ट्रांसमिशन थी तो उसको हम काट नहीं सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेशनल मीडिया पर काट दी जाती हैं। तो उस गलती से बचने के लिए ये पाबंदी जो है पैमरा ने आयद की थी इमरान खान साहब के ऊपर। इस पाबंदी को चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनका ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ एक दिन के लिए यानी कि कल के दिन के लिए जो कल शाम को 3 साढ़े 3 घंटे का वो मैराथन ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े फंड रेज़र हैं, तो वो सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग करना चाहते हैं। तो इस वजह से उस ट्रांसमिशन की इजाज़त दी जाए। और उसमें जो हमारे ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि उस पटिशन में नवाज़ शरीफ साहब के आज वाले खिताब का हवाला भी दिया जाएगा कि जी देखिए नवाज़ शरीफ साहब को भी इजाज़त मिल गई तो इमरान खान साहब को भी ऐसी इजाज़त मिलनी चाहिए। अब देखते हैं सुबह पटिशन फ़ाइल होती है और उसके बाद अदालत आलिया उसके ऊपर क्या अहकामात जारी करती है। क्या वो सुनने के बाद चूँकि एक टेम्परेरी रिलीफ मांगा जा रहा है तो वो टेम्परेरी रिलीफ देती है या नहीं देती, या कि मुस्तकिल रिलीफ मिलता है उनको अब ये तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या अदालत इस हवाले से फैसला करती है। लेकिन पीटीआई बहरहाल सुबह एक अहम तरीन केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रही है। अच्छा, अब हमने ये बात की, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो कि अभी तक खान साहब उस चीज़ पे कायम है। पहले भी जो आईजी और डीआईजी और एक एडिशनल सेशन जज साहबा को उन्होंने मुबैना तौर पे धमकियां दी, तो उसके बाद उनके ऊपर ये पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जिस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों को देख रहा था और हर पाकिस्तानी मुतफक्र था, लेकिन खान साहब ने कल इस सारी सूरत हाल में अपनी जो है वो सियासत करने की कोशिश की और जारी रखी, बल्कि कोशिश जारी रखी। और उन्होंने जेलम में एक जलसा किया। उनको कहा भी गया, उनके दोस्तों ने भी कहा होगा, उनके खैर ख्वाहों ने भी कहा होगा कि सूरत हाल में कि जब कोई भी सियासत की बात नहीं कर रहा है आप जलसा ना करें। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैंने करना है जलसा।
उन्होंने जलसा किया, लेकिन उस जलसे में उन्होंने जो गुफ्तगू की वो फिर सुबह शायद उनके रास्ते में रुकावट बन जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जो कि वाकई काबिल एतराज़ है। एक तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ होती हैं, वो बातें उन्होंने की। गलत बयानी तो खान साहब बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से मुबैना तौर पे किया करते हैं, और वो उन्होंने कल भी की। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बातें की, उनमें से 2-3 वैसे मैं आपकी उसके लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तो उन्होंने झूठ बोल दिया मुबैना तौर पे कि जी मेरे दौर में जो है वो 5.6% की रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है जी खान साहब। उन्होंने कहा कि 5.8 या 6 की जो है वो कभी भी ग्रोथ नहीं हुई। और ग़ालिबन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी 2018 वाली, तो उस वक़्त 5.8 और 6 के दरमियान पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ थी, ये खान साहब ने ये गलत बयानी की। फिर उन्होंने ये भी गलत बयानी की कि जनाब ये जो 2 ख़ानदान हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो को कर्ज़ों के दलदल में डुबो दिया। लेकिन खान साहब ने बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि 70 सालों में पाकिस्तान की तारीख़ में जितना कर्ज़ा लिया गया उसका तकरीबन दुगना, यानी कि 80% कर्जा इमरान खान साहब ने लिया। और इस कर्जे के हवाले से ये 80% वाली चीज़ भी खुद पीटीआई के जो वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन, उन्होंने बताई कि जब उनसे एक जगह पे सवाल किया गया कि जी आपने तो उतना ही कर्जा 3.5 सालों में ले लिया जितना 70 सालों में लिया गया, तो उन्होंने कहा नहीं वो उतना ही नहीं लिया, उसका 80% लिया, यानी कि 3.5 सालों में 80% कर्जा मजीद दिया गया जितना कि पाकिस्तान ने 70 सालों में लिया था। तो ये भी खान साहब ने गलत बयानी फरमा दी, जैसा कि वो कर देते होते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे दौर में रिकॉर्ड फसलें हुई। तो पता नहीं फिर अगर रिकॉर्ड फसलें होती तो आप वो गंदम और चीनी खरीदने के लिए बाहर क्यों जा रहे थे और क्यों बाहर से लेकर आ रहे थे, इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी अगर इतनी बम्पर फसलें होती तो बहरहाल वो ये बातें मुस्तकिल मिजाजी से कहा जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो तकरीर कर रहे होते तो आगे से उनको ना तो उन्होंने किसी ने टोकना है और ना ही किसी ने सवाल करना है, क्योंकि सवाल तो वो किसी को करने की इजाज़त ही नहीं देते। और उन्होंने तो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना छोड़ दी हैं, वो मीडिया टॉक नहीं करते, अब वो सिर्फ लाइव खिताब करते हैं या जलसे से या सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे उनको सवालों के जवाब भी देना पड़ता है। बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे किए जाते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं देते। अब वो मुख्तलिफ जगहों पे पेश वगैरह होते हैं अदालतों में, तो साफ़ी मौका पा के सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खान साहब भी बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से जवाब ना देने के मौक़िफ़ पे कायम है, क्योंकि उनको पता है कि जवाब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है देना। अगर जो चीज़ें इस वक्त उनके खिलाफ चल रही हैं, उनसे फ़र्क गोगी के बारे में सवाल किए गए, उनसे और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सवालात किए जाते हैं, लेकिन खान साहब कोई किसी का जवाब वगैरह नहीं देते, वो निकल जाते हैं। तो आज कल के जलसे में फिर उन्होंने वही किया कि उनको पता है मैंने जो भी कहना है लोगों ने सुन लेना है, जो मेरे फॉलोअर हैं उन्होंने मान लेना है, मुझसे किसी ने सवाल तो करना नहीं, ना मुझे किसी ने टोकना कि खान साहब आप गलत कह रहे हैं। सो उस हद तक तो वो चल ही रहे थे, लेकिन उसके बीच में उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती की। गलती मैं तो उसको गलती कहूँगा, क्योंकि हमारी नज़र में वो गलती है। अब खान साहब जानबूझ के ही करते हैं, उनको तो तरफ गलती वाला रवाज कोई नहीं है। वो इस तरह कि उन्होंने एक तकरीर में कहा कि जी मिस्टर एक्स यूं कर रहा था और अब मिस्टर वाई को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये मिस्टर वाई कौन है आपको याद होगा, मैंने आपको इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर बताया था कि ये आफ्ताब इकबाल से जब ये रिकॉर्ड इंटरव्यू के लिए गए तो उसके बाद एक वहाँ पे महफिल हुई। वहाँ पे आफ्ताब साहब की जो एक साथी एंकर खातून है, उन्होंने इनको मशवरा दिया था कि आप आर्मी चीफ को मिस्टर एक्स के नाम से मुखातब किया करें और DGISI को मिस्टर वाई के नाम से मुखातब किया करें, और ये खान साहब को तजवीज़ बड़ी पसंद आई थी। बहरहाल अब ये उनकी मुराद वही हैं या कि कोई और हैं, बहरहाल हैं उसी इदारे के लोग जिनकी बारे में ये बात करें। तो और उन्होंने कहा कि जी मुझे पता चला है कि मिस्टर वाई को एक मिशन दिया गया है कि PTI को इतना डराओ कि वो चुप करके बैठ जाएँ। और उन्होंने कहा कि गौर से सुन लो मिस्टर वाई, ये सियासी जुमात है, दहशतगर्द जुमात नहीं है। जमील फ़ारूकी को गिरफ़्तार किया गया है, अरशद शरीफ को गिरफ़्तार किया गया है, साबिर शाकिर को गिरफ़्तार किया गया, एयरवाई को बंद किया गया, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलती की थी। एयरवाई को इसलिए बंद किया गया कि वो इमरान खान और PTI का मौक़िफ़ देते थे। यानी कि एयरवाई जिसको जो शहबाज गिल साहब ने इंतहाई मुतनाज़ा तरीन बात की, उसको इमरान खान साहब अभी भी गलती तस्लीम करने पे तैयार नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि उसको किसी और वजह से बंद किया गया, उनकी वजह से बंद किया गया। यानी कि वो इसका मतलब ये है कि वो शहबाज गिल के उस बयानिया के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल खान साहब बादशाह आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस को और एंकर्स को उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि धमकियाँ वो खुद दे रहे हैं, माइक पकड़ के दे रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के मतलब सीनियर अफसरान को, सरबराहान को धमकियाँ दे रहे हैं। तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो इसी पे कायम है। अब ये ताज़ा तरीन जलसे में उन्होंने ये बात की और सुबह वो ये जा रहे हैं कि जी मुझे वो पिछली मेरी धमकियों को फरामोश करके आर्ज़ी तौर पर रिलीफ़ दिया जाए। अब देखें ये बात कल उठाई जाती है अदालत में या नहीं उठाई जाती। अच्छा, अब हम उस खबर की तरफ आते हैं कि जनाब खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब एक तरफ तो धमकियाँ लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, खुफिया इदारों को, असासिदारों को, और दूसरी तरफ वो मिन्नतें भी करी जा रहे हैं, मिन्नतों का मिशन भी जारी है। अब ताज़ा तरीन उन्होंने जो है
पता ये चला कि उन्होंने 3 लोगों को बुनियादी तौर पे इस चीज़ की ये ज़िम्मेदारी दी थी। एक उन्होंने परवेज़ खट्टक को ज़िम्मेदारी दी हुई थी कि जी मेरा कोई राज़ीनामा करवा दें। दूसरी उन्होंने साकिब निसार साहब साबिक़ चीफ़ जस्टिस उनको दी हुई थी और तीसरी उन्होंने परवेज़ इलाही को दी हुई थी। तो परवेज़ इलाही साहब चूँकि वज़ीर आला बने हैं नए-नए और वो बड़ी कोशिश आजकल कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब भी और मोहन इलाही साहब भी कि खान साहब के सामने किसी तरीके से हमारे नंबर बन जाएँ कि जनाब हम बड़े मुखलिस हैं आपके साथ। तो परवेज़ इलाही साहब चूँकि उनका सारी उम्र का वास्ता रहा एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो सारी उम्र उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की सियासत की है और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी। तो परवेज़ इलाही साहब आजकल तो जो अपने ही भाई के खिलाफ हुए हुए हैं। तो उन्होंने फिर इमरान खान साहब की सिफारिश की और कहा कि जी खान साहब को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ वो हुआ जो उनकी सारी सियासी ज़िंदगी में नहीं हुआ। माज़ी में पता चला कि गुज़श्ता कोई 2-3 महीने में वो 35, 36, 40 के करीब ग़ालिबन इस रेंज में इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ पैगामात भेजे एस्टैब्लिशमेंट को, जनाब गलती हो गई। लेकिन मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन वो दरख्वास्त कबूल नहीं हुई। लेकिन कभी झाड़ नहीं पड़ी थी। तो ये झाड़ फिर परवेज़ इलाही को पड़ गई और कहा कि जी बस करो, हमें नहीं बात करनी इस तरह की जिस तरह की वो उस बंदे का रवैया है। वो मतलब क्या-क्या कुछ इमरान खान साहब के लिए नहीं किया गया। और फिर परवेज़ इलाही साहब क्या नहीं जानते कि उन्होंने आगे से क्या किया इमरान खान साहब ने, और वो मुसलसल क्या करी जा रहे हैं। मतलब एक तो वो परवेज़ इलाही को भेज रहे हैं मिन्नतें करने के लिए, परवेज़ खट्टक को भेज रहे हैं, साकिब निसार को भेज रहे हैं, साथ जलसों में भी मुसलसल धमकियाँ लगा रहे हैं। तो फिर इस तरह बात नहीं बनती ना। और फिर ये कहा गया परवेज़ इलाही साहब को कि ये मतलब काफ़ी इतना काफ़ी नहीं है कि वो गिरफ़्तार नहीं है। अगर वो इस तरह की बातें उन्होंने बंद रखी तो वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। यानी कि ये खबर है अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि इसका मतलब ये है कि अभी तक उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला नहीं हुआ गया, वरना धमकी में ये लफ्ज़ ना होता। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब वो सारी उम्र जो है वो बड़ी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे मरासम थे। तो पहली दफ़ा अगर परवेज़ इलाही साहब को एस्टैब्लिशमेंट से झाड़ पड़ी है तो वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में पड़ी है। देखें परवेज़ इलाही साहब और मोहन इलाही साहब इमरान खान की मोहब्बत में और क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं। पहले भी वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में एक मुकदमा दर्ज करके इमरान खान साहब वो कैसे कहते हैं महबूब की रजामंदी हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं और अब उन्होंने फिर एक कोशिश की और झाड़ पड़ गई है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब यकीनन इससे बेमज़ा नहीं हुए होंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमें परवेज़ इलाही साहब का और मोहन इलाही साहब का एक ही मिशन नज़र आता है कि किसी तरीके से बाकी सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, जो है इमरान खान को हमने राज़ी रखना है। चलते-चलते आपसे एक दरख्वास्त करेंगे जी। नवाज़ शरीफ साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने भी दरख्वास्त की पूरी कौम से। उन्होंने कहा कि जी मेरी अपनी पार्टी के तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली जो हुकूमत में हैं, उसके हुकूमत के अलावा भी जो उनके दीगर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो तमाम के तमाम निकले हैं सलाब इज़्ज़त खान की मदद के लिए। उन्होंने कहा कि मरियम भी निकल रही हैं। शहबाज शरीफ की उन्होंने तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा काम करें सलाब इज़्ज़त खान की मदद के लिए। इसी तरह आसिफ ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि जी ये सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त तो मुल्क एक बहरान में है और अपने भाइयों की मदद के लिए सबको निकलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की तंजीम जो है अंसारुल इस्लाम, वो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रही है। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन जो है उनकी, मुझे जमात इस्लामी की बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ है, लेकिन ये जो उनकी सर्विस है अल खिदमत वाली, ये मैचलेस है पाकिस्तान के अंदर। इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। जब भी पाकिस्तान पे कोई कुदरती आफत आई तो जमात इस्लामी की इस तंजीम ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम किया और वो तारीफ़ की मुस्तहिक हैं। इसी तरह बाकी सारी जमातें भी करी। अभी तक पीटीआई नज़र नहीं आ रहा और पीटीआई ने जो आज ये काम किया वो भी आपके चलते-चलते आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। कमल शोज़ेब साहिबान जी, वो एक दफ़ा वो जो टीवी पर आके कहती हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, मुझे खुदा भी हमें इमरान खान की मदद से नहीं चुप करवा सकता उनके हक़ में बोलने से। ये बहरहाल उनकी हिम्मत है, उन्होंने ऐसी बात कर दी, वरना कोई मुसलमान इतनी जुर्अत नहीं करता। और ये एक आम मतलब सोशल मीडिया पे ये मौजूद है, आप जाके क्लिप देख सकते हैं शोज़ेब साहिबा के। उन्होंने जो है वो एक अपील की है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ से, कि जी वो इस हुकूमत को मदद ना दें सैलाब ज़दगान के हवाले से, और सिर्फ पीटीआई के जो है वो फंड्स अपने भेजें इस मदद के हवाले से। और इस मौके पे मतलब इस तरह का रवैया, अब मैं क्या कहूँ, आप खुद हिसाब लगा लें। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत पंजाब और केपी, जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी ये अपने दोनों सूबों के अंदर तमाम जो गैर सरकारी तंजीमें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि जी वो फंड्स नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को फंड देंगे। यानी पंजाब की सूबाई हुकूमत और केपी की सूबाई हुकूमत को ये फंड्स दिए जाए और उसके अलावा कोई फंड इकट्ठा नहीं कर सकता। एक तो आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रोक रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत को फंड ना दें, दूसरी तरफ आप 2 सूबों में कह रहे हैं कि जी वो आप सिर्फ सूबाई हुकूमतों को फंड दें और किसी को ना दें। जो भी पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान की खिदमत कर रहा है, चाहे वो कोई सियासी जमात है, चाहे वो कोई मजहबी तंजीम है, जो भी काम कर रहा है उसको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि सब जो पाकिस्तानी हैं उनको मदद की ज़रूरत है।
उनको सियासत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम भी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप ज़रूर आगे बढ़िए, अपने हमवतन पाकिस्तानियों के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, जो मदद कर सकते हैं कीजिए। जो तंजीम, जो जमात आपको पसंद है, आपके ख्याल में वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करती है, आप उसको दीजिए, लेकिन मदद ज़रूर कीजिए पाकिस्तानियों के लिए। आगे बढ़िए और मदद कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।